हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम लोग जो है आज का न्यूज़पेपर को देखेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं जो मैं आपके साथ सिलसिलेवार में रखूंगा। ठीक है, चलिए। 30 जून है आज। और हाँ, मैंने क्या किया है, पेपर को जो है पीपीटी के फॉर्म में प्रेजेंट किया आपके सामने। जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है ना, सिर्फ वही आपके सामने दिख सके। बाकी जो अननेसेसरी न्यूज़ है उसको मैंने दरकिनार कर दिया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला देख लीजिए, T20 में भारत, आपको पता ही है ना, कल साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में मैच चला। भारत ने शानदार जीत यहाँ पे दर्ज किया। ठीक है, यहाँ पे ये फैक्ट याद रखिएगा, ये लोग जो फैक्ट देख रहे हैं ना, दक्षिण अफ्रीका, ये जो दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका, तो यहाँ पे जो ब्रिज टाउन जो जगह है वहाँ पे ये जो मैच खेला गया, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करेंगे, मैच को देखेंगे कौन जीता, किसके साथ खेला गया, लेकिन जगह को बहुत कम लोग ही नोटिस करेंगे कहाँ पे ये खेल हुआ है। तो ये ब्रिज टाउन को आप याद रखेंगे, ब्रिज टाउन। ठीक है, और भी थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। 2007 में जो है T20 वर्ल्ड कप हम लोग फिर से जीते थे, 2007 में। फिर 2013 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे, वनडे वाला। क्लियर है? तो आप इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, ब्रिज टाउन जगह का नाम है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और विराट कोहली T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहा, मतलब इन्होंने संन्यास ले लिया T20 मैच से। क्लियर है? ये तमाम फैक्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट मुद्दा क्या है। एसडीजी गोल हम लोग खूब पढ़ा है, मेंस में प्रीली में खूब पूछता है ये वाला एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके माध्यम से हम लोग जो है 2030 तक, ये पूरा वैश्विक लक्ष्य है, 2030 तक जो है ना, जो इंसान है उनके लाइफ को कैसे सुधारा जाए, उनमें कैसा जो है सकारात्मक जो है वहाँ पे क्या किया जाए, अख्तियार किया जाए। तो कुल मिलाकर जो है एसडीजी जो लक्ष्य है 2030 तक प्राप्त करने का, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं प्राप्त कर पाएंगे? इसके पीछे कारण है, मेंस में ही पूछेगा आपसे कि चुनौतियां क्या क्या है। तो कारण लिखना है आपको और छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना है। यहाँ पे कारण में 2-3 को कारण बता देना है। ठीक है, और उसको क्या करना है, 2-3 से लाइन। जैसे कि यहाँ पे क्या सबसे बड़ा चुनौती क्या है, यहाँ पे भुखमरी की चुनौती बहुत ज़्यादा है। भुखमरी क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया था, तो कोरोना काल आप लिख दोगे, ये भी बहुत बड़ा संकट है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे और क्या है, गरीबी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर शिक्षा का अभाव, ये भी बहुत बड़ा चुनौती है के कारण। साथ ही आपको ये बता दें, अक्षय ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, उसमें भी जो है चुनौती है आपका, अक्षय ऊर्जा। फिर साथ में आपको बता दें, जो वैश्विक युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन हो गया, हमास इसराइल हो गया, लाल सागर हो गया ना, ये सब कारण आपको देना है कि इन कारणों से जो है हम लोग 2030 तक जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपने लक्ष्य को। और 17 इसमें लक्ष्य डिसाइड किया गया था। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में यही से पूछता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अभी केंद्रीय मंत्री जो है, ये गृह मंत्री है अमित शाह ने एनडीआरएफ कर्मियों के लिए 40% जोखिम भत्ता, जो अलाउंस होता है जोखिम वाला, यहाँ पे दिया गया है 40%। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे भी आप देख लो आपदा आ रहा है, तो मणिरंग चोटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछता है कि मणिरंग चोटी जो है किस राज्य में है, जो खबरों में रहा था। तो मणिरंग जो चोटी है ना, वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। और यहाँ पे जो है तमाम घटनाएं घटते रहते हैं प्राकृतिक आपदा को लेकर। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो खबरों में रहा मणिरंग जो चोटी है कहाँ है, तो ऑप्शन दे देगा आपको, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम दे देगा, ठीक है, उत्तराखंड दे देगा, हिमाचल प्रदेश दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये सब वन एग्जाम में बहुत पूछ लेता है। अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, उस सब क्वेश्चन के लिए टारगेट करेगा इसको, एग्जामिनर जो भी होंगे ना, ये सब टॉपिक को देख के रखेंगे, वो यहीं से क्वेश्चन सेट कर देंगे। फिर देख लीजिए यहाँ पे, ये है पी चिदम्बरम में, इनका आर्टिकल जो है हर संडे को आता है, 3 लोगों का आता है, और तीनों जो है अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखते हैं। इन्होंने जो है विपक्ष की जो है भूमिका में रहते हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह का अभी जो दौर चल रहा है, यहाँ पे जो विपक्ष है मजबूत में है। ठीक, तो जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा, तो क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे प्रोटेम स्पीकर को लेकर, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में बात किया है, प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्यों बात किया है, क्योंकि ऐसा परंपरा रहा है, संसदीय परंपरा रहा है, ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछेगा कि क्या ये संवैधानिक प्रावधान है, बिल्कुल नहीं, ये परंपरा है कि जो भी जो सीनियर मोस्ट जो
निर्वाचित जो क्या होते हैं सदस्य होते हैं लोकसभा के, उनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। तो कांग्रेस के ही एक नाम था उनका, ठीक है, वो 8 बार जो है संसद बने थे। और बीजेपी के जो है क्या नाम है, मेहताब, देखिए बी मेहताब प्रोटेम स्पीकर बने हैं, ठीक है, बी मेहताब वो 7 बार संसद बने हैं। तो कायदे से अगर देखा जाए, परंपरा से देखा जाए, तो जो सबसे अधिक बार बने उनको बनना चाहिए था, लेकिन बी मेहताब बने प्रोटेम स्पीकर, याद रखेंगे। और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनका काम क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का, जो नवनिर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलवाना, ठीक है। तो 4-5 पॉइंट हम लोग देख लिए, यही से क्वेश्चन आपका बीपीएससी में इस बार आएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हमने पेपर को क्या करता हूँ, पूरा पेपर को जो है 15 से 20 मिनट में आपके सामने यहाँ पे परोस देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे, चीज़ों को समझने में क्या इंपॉर्टेंट है खोजने में ज़्यादा समय नहीं लगे, क्योंकि हमें अनुभव है मुझे पेपर पढ़ाने का, ठीक है। तो मैंने भी बहुत सीखा है सब चीज़ों से, मैं भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर देंगे, बहुत तो फीडबैक देते हैं, मैं उनका समय रहते हुए रिप्लाई भी करता हूँ, क्योंकि फीडबैक ही है जो हमें अगला दिन जो है सुधार करने के लिए, हमें जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये है तवलीन सिंह, इनका भी आर्टिकल आता है संडे को, ठीक है। ये भी जो है पक्ष और विपक्ष के दोनों को बारे में क्रिटिसाइज करते हैं। जो अगर अच्छे काम करते हैं, पक्ष अगर अच्छा काम किया तो उनका सराहना करेंगे, अगर उन्होंने काम ठीक नहीं किया तो उनका आलोचना करेंगे, ये ठीक है। इसी प्रकार विपक्ष में भी ये बोलते हैं, विपक्ष में अगर काम सही से करता है उनके बारे में ये तारीफ करते हैं, अगर अच्छा काम नहीं करता है तो उनका क्रिटिसाइज करते हैं। कुल मिलाकर जो आर्टिकल जो चल रहा है ना, अभी आप देखोगे संसद में, तो आपातकाल का मुद्दा चल रहा है। आपातकाल जो है कब चला था, 1975 में हुआ था ना। उस समय जो संविधान के साथ कितना छेड़छाड़ किया गया था, लोकतंत्र को जो वहाँ पे इग्नोर कर दिया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री की शक्ति में इतना इजाफा कर दिया गया था कि आप जो है लोकसभा के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो इस तरह के प्रावधान जो है 1975 जब इमरजेंसी लगा दिया गया था, ठीक है, उस समय जो सेक्युलर वर्ड हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, सोशलिस्ट वर्ड हो गया, ये सब जो वर्ड है ना हमारे संविधान में शुरू से नहीं था। इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, उसके तहत इसको ऐड किया गया था हमारे प्रीएम्बल में, क्लियर है। तो ये सब जो है बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से वर्ड जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था, कौन से वर्ड संविधान में नहीं थे। तो ये सब चीज़ आपको जानकारी, जो किताब पढ़ लीजिए बच्चे, ऑथेंटिक बुक, या तो न्यूज़पेपर को पढ़ लीजिए। जो मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहता है मैं वहाँ पे चर्चा कर देता हूँ। देखिए इंदिरा गांधी के काल में जो आपातकाल लगा था, आपातकाल कब लगा था, किसके काल में, तो इंदिरा गांधी के काल में 1975 में 25 जून, ठीक है। साथ ही आपको बता दें सेक्युलर हो गया और सोशलिस्ट वर्ड हो गया, इसको ऐड किया गया था। और यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ा गया था कि लोकसभा से पारित कोई भी कानून तो आप जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की पावर को यहाँ पे कम किया गया था। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो केशवानंद भारती मामले में जो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान किया गया था, उस पर आप चोट कर रहे हो, तो क्या संविधान समय खतरा में नहीं था? बिल्कुल था। तो कुल मिलाकर जो फैक्ट था, मैंने बताया कि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई दफा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं, दुनिया भारत के साथ व्यापार और निवेश करना चाहती है गोयल। क्वेश्चन अभी जो बीपीएससी माफ कीजिएगा जेपीएससी का मेंस हुआ था, तो उसमें भारत के डेमोग्राफी डिविडेंड के बारे में बात किया गया था, भारत की क्या उपलब्धि उसके बारे में बात किया गया था। तो आपको बताना कि भारत जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आपको पीपीपी में परचेजिंग पावर पैरिटी होता है, ठीक है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आपका वर्ल्ड में, है ना। फिर भारत जो है रेमिटेंस प्राप्त करने वाला सबसे जो नंबर 1 जो है कंट्री हो गया है, ठीक है। और जो है ग्लोबल लेवल पे 2% का जो यहाँ पे व्यापार में इसका योगदान है भारत का लगभग, और पॉपुलेशन में 18% का योगदान है, ठीक है। ये सब जो अच्छी अच्छी बातें हैं जो भारत ने अचीव किया है। फिर आप स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करोगे, ये 6th एलिट ग्रुप में भारत शामिल हो गया। जितने भी जो यहाँ पे अचीवमेंट है भारत का, ठीक है, ग्लोबल साउथ का यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है भारत, करता है ना। और G20 का सफल जो यहाँ पे आयोजन किया। तो ये सब जो अब उपलब्धि आपको बताना है, यही सब मेंस में आपको लिखना होता है, क्लियर है। और ये सब चीज़ जो है आपको मैगजीन पढ़ने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से आ जाता है। दुनिया भारत के साथ व्यापार करना चाहती है, निवेश करना चाहती है, गोयल ने कहा। ये हमारे जो है कॉमर्शियल मिनिस्टर हैं। और हमारा जो अभी एक्सपोर्ट है, याद रखिएगा, एक्सपोर्ट जो है ना हमारा लगभग 700 कितना का है, ये देखिए 778 बिलियन डॉलर का है। इन्होंने कहा कि 800 जो है बिलियन डॉलर हो जाएगा बहुत जल्द, क्लियर है। एक्सपोर्ट में आप याद रखोगे कि हमारा जो है लगभग 800 या 778 का बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा होता है गुड्स का। हम लोग क्या करते हैं, गुड्स का सबसे ज़्यादा करते हैं। देखिए गुड्स का कितना है, 437 है बिलियन डॉलर, और सर्विसेज का कितना है, 341। क्वेश्चन अभी बीपीएससी का माफ कीजिएगा जेपीएससी में CDPO में पूछ दिया,
कि बताइए भारत का सबसे ज़्यादा जो है आपका रेवेन्यू किससे आता है, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे। वहाँ पे गुड्स नहीं था बल्कि वहाँ पे सर्विस सेक्टर था, तो वहाँ पे सर्विस सेक्टर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह के जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही पीसीएस वगैरह में। साथ ही आपको बता दें, जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है ना, तो करंट अकाउंट डेफिसिट, आपने देखा ना, चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये क्या होता है, मजबूत होता है। जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बोलेगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा सीआईडी जो है वो कम होगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर बात करें तो हमारी जीडीपी का 0.6% जो है ना, 0.6% जीडीपी का क्या है, जीडीपी का यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अधिशेष ना, तो जीडीपी का लगभग, माफ कीजिएगा, अभी जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है ना वो बढ़ा है, बढ़ा नहीं मतलब घटा है, और हम लोग अधिशेष में चल रहे हैं, सरप्लस में चल रहे हैं। क्या में चल रहे हैं, सरप्लस। तो बहुत कम ही ऐसे मौके होते हैं जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना अधिशेष में होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। अभी कितना है, 0.6% जो है हमारा जीडीपी का अधिशेष में चल रहा है, ध्यान रखेंगे आप इसको, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे, अच्छा ये सेम आर्टिकल आ गया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इसमें खूब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बोलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अभिशाप है या वरदान है। ये ऐसे पेपर में ऐसा करके दे देगा और आपको लिखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सकारात्मक पक्ष, नेगेटिव इम्पैक्ट, भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं इसको मजबूत करने के लिए, ये किस तरह जो है हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। तो ये तमाम फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। कृत्रिम मेधा जो है ना, इसका इस्तेमाल करने से लोग ठग कर रहे हैं, लोग जो है लोगों को ठगों का काम कर रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज यहाँ पे क्या किया गया, आवाज को कन्वर्ट किया गया। ठीक है, ठीक है, आवाज को कन्वर्ट किया गया। डीप फेक का आपने नाम सुना ही होगा, बहुत बार मैंने चर्चा भी किया है। डीप फेक वो भी क्या है, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का, मशीन जो लर्निंग होता है उसका यूज करके जो लोगों को ठगने का काम किया जाता है डीप फेक के माध्यम से। क्लियर है? उसी प्रकार यहाँ पे आवाज में चेंजेस किया गया है और लोगों को यहाँ पे ठगने का काम किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना नुकसान होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हाँ, ये बात सही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे कामों को, हमारे निर्णय लेने की क्षमता को क्या किया है, सकारात्मक रूप से बदलाव किया है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी तो करेगा। ये देखिए, ये संविधान के स्वामी नहीं सेवक है। हमारे जो न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, हमारे जो चीफ जस्टिस कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ है ना, अभी जो है 34 जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये सब फैक्ट याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के पूछ लेता है। आपको बता दें, जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो गरीब या आम जनता तक या आम नागरिकों तक कैसे पहुंचे, तो इसके लिए जो है हमारे कोर्ट ने क्या क्या प्रयास कर रहा है। तो कोर्ट जो प्रयास कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, उसमें आप यहाँ पर देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 37,000 जो निर्णय दिए गए हैं, जो डिसीजन दिए गए हैं, उसको जो है शेड्यूल 8, हमारे संविधान का शेड्यूल 8 में जो 22 लैंग्वेज है उस भाषा में इसको कन्वर्ट करना, ताकि जो है न्याय है, जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वो आम जनता तक, आम लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और अपने अधिकारों को जान सके। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। जब पूछा जाएगा, मेंस वगैरह में पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आम नागरिकों तक जो न्याय को सुलभ पहुंचाने के लिए क्या क्या हालिया कदम उठाए, तो आप यहाँ पे इस चीज का जिक्र करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। हूती विद्रोही पूछ सकता है एग्जाम में कि हूती विद्रोही जो है किस देश से संबंधित है, तो यमन। यमन में हूती विद्रोही हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, लाल सागर से जो भी जहाज वगैरह, जो कमर्शियल जहाज जो पास हो रहे हैं ना, उन पे हमला कर रहे हैं। ठीक, अगर आप इसका इतिहास को देखोगे तो कहीं ना कहीं जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध है ना, उससे प्रेरित है। क्लियर है? तो यमन में हूती विद्रोही है, और यमन जो ये लोग हमला कर रहे हैं ना, हूती विद्रोही लोग, तो एक जगह पे खड़ा होकर कर रहे हैं। वो जगह है यमन में कौन सा, होदेदा। बोलेगा कि होदेदा जो जगह है खबरों में रहा, कौन सा देश में, तो होदेदा कहाँ है, आपका यमन में, और हूती विद्रोही के कारण ये न्यूज में आ रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? चलिए, अभी एक शब्द है अल्ट्रा, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स। इस बार जो है आपका बीपीएससी में इसको टारगेट करेगा पूछने का। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, ये जो शब्द है ना, चर्चा में क्यों रहा है, तो देखिए, इजराइल में यहूदी लोग रहते हैं, तो वहां पे कुछ एक ऐसे समुदाय हैं जिनको जो है सैनिक सेवा करने से छूट दिया गया। कुल मिलाकर अगर आप बात करें, क्वेश्चन अगर ऐसे फ्रेम करता है कि हाल ही में जो है सैनिक सेवा के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा लागू करने वाला कौन सा देश है, तो इजराइल है। इजराइल में जो है अनिवार्य है, आपको सर्विस देना ही होगा। ठीक है, इजराइल। तो कुल मिलाकर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो है ना, वो समूह है जिनको छूट दिया गया है कि आप जो है यहाँ पे सैन्य सेवा करने से आपको यहाँ पे छूट दिया गया है। तो बहुत लोगों में नाराज है। ठीक है, इसी को लेकर ये न्यूज में है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आ जाइए,
अभी नासा ने नासा ने अंतरिक्ष यात्री स्टेशन पर अधिक समय तक अपना समय व्यतीत करेंगे। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल में जो है चांग E6 ये जो है चाइना का क्या है, ये मिशन था और ये चंद्रमा पर इसको भेजा गया था, चंद्रमा पर। पिछली बार बीपीएससी ने आर्टिमस के बारे में पूछ लिया था, जो नासा का था, जो अमेरिका का था। ठीक है, तो चांग E6 के बारे में पूछ सकता है, ये चंद्रमा पे भेजा गया था और वहां पे जो सैंपल को कलेक्ट करके लाया लगभग 2 kg के आसपास। और ये जो सैंपल है ना, उससे समझने में मदद मिलेगा कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, जो ये नेचुरल जो सैटेलाइट है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका ओरिजिन क्या है, क्या क्या इसमें पाए जाने की संभावना, ये तमाम जो प्रश्नों का जवाब जो है इस मिशन से मिल सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लगा, मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर आ जाइए यहाँ पे T20, समय 15 मिनट हो गया। T20 विश्व कप के बारे में आपको बताइए। अफ्रीका को हरा के भारत बना है और ये भारत का दूसरा जो टूर्नामेंट है, दूसरा जो वर्ल्ड कप है T20 के मामले में। और ये किस जगह हुआ, तो ये हुआ आपका ब्रिजटॉन। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि अफ्रीका के इस शहर में खेला गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट का ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देता हूँ, तो जो भी लोग नहीं जुड़े हैं जाके आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पे। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर दें, जो लोग देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, ताकि कुछ अगर आपको कुछ दिक्कत भी होता है तो इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।